everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back with a new chapter। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। वो चीज़ें क्या क्या होने वाली है एक बार हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं फटाफट कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और फिर बिना किसी देरी के हम वो चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है न्यू आइडियाज, तो उसमें मेन पॉइंट होंगे हमारे उपनिषद, जिसमें हम मेन आइडियाज देखेंगे। आफ्टर इट मेन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कॉज बिहाइंड देयर पॉपुलैरिटी। अब आप कहेंगे कि मैम जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो हमने अभी तक के तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक के हमने 4 वर्ण पढ़े थे, जिसमें हमें स्पेशली मतलब हमने ब्राह्मण वर्ण पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करें तो हमने ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सारे वर्ण पढ़े थे। तो जिसमें हमें 2 चीजें पता ही नहीं थी कि एक जैनिज्म भी आया था और बुद्धिज्म भी आया था। और हम अभी तक के इस धर्म में मतलब हमने अब जो धर्म है, पहले तो धर्म डिपेंड करता था आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर कि आप जो भी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका धर्म जो है वो बन जाता था। अगर आप टीचर है तो आप ब्राह्मण कहलाते थे, अगर आप उनके मैनुअल वर्क्स कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्या शूद्र कह सकते थे, अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आप अपने आप को क्षत्रिय कह सकते थे, और अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड में है, ट्रेड बिजनेस में है, तो यू कैन कॉल योर सेल्फ वैश्य, राइट। तो इस तरीके के हमारे पास में वर्ण डिवाइडेड थे। लेकिन अब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म कैसे पढ़ेंगे, तो पता कि जब आफ्टर वैदिक एरा जो हुआ था तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही थी, और उसी बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने कुछ रूल्स लाए, कुछ रेगुलेशंस लाए, और फिर उन चीजों को सिमिलरली, जैसे कि हमारे पास में वर्ण व्यवस्था जो थी वो डिपेंड करती थी ऑक्यूपेशन के ऊपर, ठीक है, ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता था कि उनका काम क्या है, और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो किस वर्ण से है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते गया, ठीक है, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बन रहा है, शूद्र का बेटा शूद्र बन रहा है, और वो वही काम करते हैं। तो इस तरीके से वो उनका कास्ट सिस्टम बन गया। तो सिमिलरली बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये भी बनते हैं। तो आज के चैप्टर में हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक के आप लोगों ने पढ़े थे वेद, राइट। हमने बहुत सारे वेदों के बारे में पढ़ा था। हमने 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और उनकी स्टडीज भी की थी। तो ये तो हो गया। अब वेद चले गए, उसके बाद में एक और स्पेशल टर्म आती है, और वो टर्म है उपनिषद। तो भाई उपनिषद क्या होते हैं, तो हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम एक वर्ड देखा था जो था ब्राह्मण, ठीक है, या गुरु कह सकते हैं, वो आप उसको एज ए टीचर ले सकते हो, जो आपके पूजा पाठ का काम कराते थे, तो वो होते थे ब्राह्मण, राइट। तो अब जो गुरु हुआ करते थे, तो गुरुओं के पास में बैठ करके जो भी गुरु थॉट्स डिलीवर करते थे, राइट, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, तो अब क्या हो रहा है कि मैं आपको सिर्फ बुक का मटेरियल डिलीवर कर रही हूँ, राइट। मतलब जो भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है हम उस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता था, गुरु है तो वो जितनी भी नॉलेज दिया करते थे, ठीक है, जो भी उनकी बातें होती थी, जो भी वो वेदों को पढ़ के जो भी नॉलेज डिलीवर किया करते थे, तो उस नॉलेज को उनका जो स्टूडेंट है वो रिटर्न फॉर्म में रखता है, और उसी रिटर्न फॉर्म को हम कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, हम उसी रिटर्न फॉर्म को कहते हैं उपनिषद। मतलब गुरु के पास में बैठना, उस नॉलेज को लेना, राइट, उस नॉलेज को लेना ही क्या कहलाता है, उपनिषद। मतलब उसको जब आप उसको मतलब एक इसमें कलेक्ट करके रख देते हो, तो वो जो कलेक्टेड डेटा है इट इज कॉल्ड उपनिषद। सिटिंग नियर द गुरु और टीचर टू गेट नॉलेज, ठीक है, तो इसी को हमने उपनिषद कहा है। और उपनिषद भी आपके पास में बहुत सारे हो सकते हैं। अब उपनिषद जो है वो किस लैंग्वेज, मतलब एक डिबेट हो सकती है, ठीक है, मतलब एक रिटर्न फॉर्म है उस डिबेट का जो कि गुरु और शिष्य के बीच में हो रहा है। मतलब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं जो भी आपको मतलब जो मेरा जो लेक्चर है, जो भी बातें हो रही है, तो मैं मतलब ये बोल सकते हो कि सपोज हम बुक के जगह हम ऋग्वेद उठा रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद जो भी है व्हाटएवर, तो वो नॉलेज जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है, ठीक है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो डायलॉग्स हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहा है, तो इनको जब हम एक रिटर्न फॉर्म में रख दे,
ठीक है। अब उसको किस तरीके से रखेंगे, जैसे कि आप लिखोगे टीचर ने ये बातें कही है, देन स्टूडेंट जो है जो भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें जब रखी जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद में यही सारी चीजें अवेलेबल होती है। ये यूँ कह सकते हैं कि वेदों का एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया जिसको एक्सप्लेनेशन में रखा है, क्योंकि वेद समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो वेदों को समझने के लिए ही हमने उपनिषदों को पढ़ा है। द उपनिषद आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग एंड डिबेट बिटवीन द गुरु एंड देयर स्टूडेंट हु सेट नियर देम एंड इम्बिडेड द विजडम एंड नॉलेज टू देयर गुरुज और ग्रेट टीचर। ठीक है, जितने भी उनके गुरु है, ग्रेट टीचर है, तो उनका नॉलेज गेन करना, उनके बीच की उनकी सारी बातों को एज इट इज एडॉप्ट करना। अब मैं अगर बात करूं कि क्योंकि उपनिषद है तो डेफिनेटली उसके राइटर्स भी होंगे, ठीक है, उसको लर्न करने वाले भी होंगे, तो हमारे जो ब्राह्मण्स है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो उपनिषद है वो कंपोज किए हैं, राइटिंग की है, और इसमें जरूरी नहीं है कि सारे मेल ही है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे एंशिएंट इरा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उस टाइम में ये कोई भेदभाव नहीं था। उस टाइम में जो फीमेल हुआ करती थी तो वो भी काफी चीजें जो है उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और अभी तक के हमने जो बिफोर वैदिक इरा है वहां तक के पढ़ा भी है कि सभा समिति हर किसी में जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें भी इक्वली पार्टिसिपेटेड कौन करता था, फीमेल्स करती थी, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है, एजुकेटेड वुमन थी, जैसे कि गार्गी है, उसको भी मेंशन किया गया है कहीं ना कहीं उपनिषदों में, जो कि डिबेट्स और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो ये बेस्ट थिंग थी उस टाइम की, ठीक है। हालांकि अब वापस वो डेज वापस रिटर्न हो रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पर जो फीमेल्स है वो भी पार्टिसिपेट करती है, वो भी अच्छी अच्छी बुक्स लिखती है, तो उस टाइम पे भी ये हुआ करता था। और बहुत सारी ऐसी, यहाँ तो मैंने एक ही मेंशन किया है, गार्गी। आपका होमवर्क क्या है यहाँ पर कि आपको बहुत सारे जो उपनिषद है जो लिखे जा चुके हैं, आपको वो मुझे कमेंट में करके बताना है, और उन्होंने कौन सा उपनिषद लिखा है आपको ये भी बताना है, ठीक है। मतलब उपनिषद और उसके राइटर दोनों को ही आपको बताना है। अब आपका सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि मैम आप तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर बात कर रही थी, फिर आप कहाँ उपनिषद में आ गए हैं। तो भाई मैं बता दूं कि उपनिषदों पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ एक कास्ट के ऊपर बात कर रहे थे, राइट। अब हम यहाँ से शिफ्ट होंगे। जब ये टाइम चल रहा था कि बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग डिबेट कर रहे थे, मतलब ये तो हम लोगों ने सब उपनिषदों के ऊपर बात की है, लेकिन उस टाइम ऐसे और भी थिंकर्स थे जो कि मतलब सेम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। ये लोग भी इसी के ऊपर कि भाई आफ्टर डेथ क्या होता है, बिफोर मतलब है ना, बिफोर बर्थ, आफ्टर डेथ, और जो हमारे जो सिस्टम पूरा लाइफ सर्कल जो चल रहा है, तो इस दौरान कौन कौन सी बहुत सारी एक्टिविटीज हुआ करती है, तो इन सब के ऊपर जो है सब कोई, हर कोई जो है पीएचडी करना चाह रहा था, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, इन सारी एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च चल रही थी, तो इसी दौरान हमारे पास में आते हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जो कि सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, सेम क्वेश्चंस को फाइंड करने के ऊपर लगे थे कि भाई जीने के मतलब इंसान के मर जाने के बाद में क्या होता है। जो कहता है ना कि सोल है वो कभी मरती नहीं है, वो चेंज होते जाती है। तो इन सारे जो क्वेश्चंस थे उनको खोजने के लिए बहुत सारे थिंकर जो है वो काम कर ही रहे थे। तो सिमिलरली जिस तरीके से ब्राह्मण वर्ग में बहुत सारे लोग थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो ऐसे लोग भी थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो हमें आगे चल करके मिल जाता है। अब हमारे पास में एक पॉइंट आता है, कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो इसके लिए मैं आपको वापस से उस 4 कास्ट सिस्टम के ऊपर ले जाना चाहूंगी, या उन 4 वर्ण के ऊपर लेकर के जाएंगे। हमने वहां पर 4 वर्ण पढ़े थे, और वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? हमने एक ब्राह्मण पढ़ा हुआ था, ब्राह्मण पढ़ा था, मैं बीएच नहीं ले रही हूँ, ओके। फिर उसके बाद में हमने क्षत्रिय देखा था, और उसके बाद में हमने एक देखा था वैश्य और शूद्र देखा था। मैं इनकी एक एक बार फिर से ड्यूटीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। ब्राह्मण क्या करता था कि बच्चों को पढ़ाने का जितना काम होते थे, मतलब जितने एजुकेटेड फैमिली जो कह रहे उससे बिलोंग करते थे, तो हर किसी को वेदों के बारे में बताना, नॉलेज देना, जो टीचिंग है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो टीचर का काम कर रहे हैं। जितने डेवोटीज होते थे, जितनी पूजा पाठ सारे चीजें होना है, तो उसमें काम करते थे ब्राह्मण। फिर उसके बाद में आते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या करते थे कि जितने भी मतलब आर्मी से रिलेटेड काम है तो वो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो आर्मी वाले काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो वो उस ग्रुप को हमने क्षत्रिय कह दिया था, राइट। फिर उसके बाद में वैश्य वहां आ गए थे जहां पर बिजनेस और ट्रेड के ऊपर बात कर रहे थे, राइट।
फिर हमने शूद्र जो है उसको क्या रखा था कि ये जितने भी मैनुअल वर्क्स है वो काम करने वाले शूद्र कहलाते थे। तो हमें ये तो पता है कि ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे हम लोगों को कास्ट डिवाइड करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ सिस्टम कि भाई वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलते गए तो हमने उसको कास्ट बना दिया। ठीक है, अब वो ऑक्यूपेशन के ऊपर नहीं रहा, वो कास्ट बन गया। अब हमारे पास रिजर्वेशन के थ्रू अब हम सबको मिक्स फिर से कर रहे हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट। ओके, तो अब हमने यहाँ तक की बात हो गई। तो अब जब यहाँ पे ये पूरा एक सेट चुका है कि जो ब्राह्मण है वो पढ़ाएगा, शूद्र जो है वो सब लोगों के काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई जो ब्राह्मण है वो अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं, उनका जो सोसाइटी है उसमें एक हाईली रेपुटेटेड पर्सन है वो, और शूद्र जो है वो नहीं है, क्योंकि उनका जो काम है, उनके हिस्से में जो काम आए हैं वो उतने रेपुटेटेड नहीं है, क्योंकि टीचर है, टीचर पढ़ाने का और गुरु का स्थान तो हमारे यहाँ पर सर्वोच्च माना गया है, राइट। अब शूद्र जो है वो इस टाइप के काम कर रहे हैं, वो मैनुअल वर्क्स कर रहे हैं, तो उसको उतनी रेपुटेशन नहीं मिली, उसकी इतनी इज्जत नहीं हो पाई। तो अब टीचर है वो पढ़ाते जा रहा है, तो उसने क्या किया, शूद्रों को पढ़ाने से मना कर दिया। में रेपुटेशन बढ़ते गई, इनकी घटते गई। ठीक है, ये डे बाय डे अपने आप को इंक्रीज कर रहे थे और ये डिक्रीज हो रहे थे, इनकी रेपुटेशन उतनी नहीं हो पा रही थी। तो क्या हो रहा था कि जितने भी लर्नर्स है, मतलब जो भी वेदों के बारे में पढ़ना लिखना है, तो वो सारा नॉलेज सिर्फ किसके पास रह रहा था, ब्राह्मण के पास में, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो क्षत्रिय और वैश्य तक के, लेकिन शूद्र तक के वो नॉलेज पहुंच ही नहीं पा रहा था। ठीक है, अब पहुंच नहीं पाने के बारे में और क्या वो हो सकता है, क्योंकि देखो इनकी जो लैंग्वेज है उस टाइम में क्या था, संस्कृत थी, और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो जो पढ़ रहा है उसी को पता होंगी। नॉर्मल लैंग्वेज जो है शुद्ध, मतलब जो सारे हमारा जो मदर टंग होता है, तो वो लैंग्वेज नहीं थी। अब वो लैंग्वेज सीख, मतलब वेदों को पढ़ने के लिए आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, और आपको उतना ट्रांसलेट करने की सुविधा तो उस टाइम में है नहीं, तो एक प्रॉब्लम वो भी हो जाती थी। तो बाकी सारे लोग जो है इस नॉलेज से अछूते हो जाते थे, उनको ये सारी चीजें नहीं पता थी। और हमारे समाज में एक तबका ऐसा था जो कि भाई जीने और मरने के बाद की प्रोसेस के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन तक थी। मतलब कुल मिला के ये बात कर ले कि समाज का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से नॉलेज से अछूता था, उसके पास में वो नॉलेज पहुंच ही नहीं पा रहा था, और उसके इतने सारे रीजंस थे, राइट। बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक रिलीजन हैड बिकम कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन पीपल। अब जितने भी कॉमन पीपल है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो चुका था, लैंग्वेज आपके बस की बात नहीं थी, आपको वो नॉलेज देने वाला कोई नहीं है, वो एक्सपेंसिव हो चुका है, डिफिकल्ट भी था, उसके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा हुआ था। दिस वाज बिकॉज टू मैनी रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस। अब इसके बीच में बहुत सारे रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, जो कि शूद्र और वैश्य जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वैश्य तो कर ही लेंगे, ठीक है, जिनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, दे कैन अफोर्ड, बट शूद्र जो है वो अफोर्ड भी नहीं करते हैं, क्योंकि भाई उनका तो ऐसा है कि वो जो कमा रहे हैं तो शाम के खाने के पुरता ही हो पाता था। वो दबे हुए किनसे, ब्राह्मण क्षत्रिय से, उन्हीं के यहाँ काम, और कई बार तो ऐसा है कि उन्हें बिना पेमेंट के भी काम करने होते थे, right. Only Brahman could perform these ritual and sacrifices. Their influence and power increased greatly in society. अब सिर्फ ये जितने भी रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है, सिर्फ कौन कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है। रिजल्ट आउटपुट क्या निकल रहा है कि सोसाइटी में उन्हीं का पावर जो है वो बढ़ते जा रहा है, और जो शूद्र है उनका पावर जो है वो क्या हो रहा था, वो घट रहा था। तो जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज है वर कंडक्टेड इन संस्कृत, और संस्कृत तो हर किसी को आती नहीं थी। इट वॉज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज रीड एंड अंडरस्टूड ओनली बाय द अपर वर्ण, द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वही इसे समझ सकते हैं, और बाकी लोग जो है इसको समझने में कैपेबल नहीं थे। तो जो सॉरी उसके बाद में हम अगर जो थर्ड वर्ण है उसके ऊपर बात करें, तो वो लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन शूद्र जो है वो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास में उन्होंने तो नॉर्मली उसकी शिक्षा भी नहीं ली थी। ठीक है, जो वैश्य है उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आई जाती है, वो पैसे वाले थे, लेकिन उनके पास में उतनी ज्यादा समझ नहीं थी। Shudra were being looked down upon and exploited. The lower world, especially the Shudra, had no opportunity to improve their social or economic status to develop their talent. अब उनके पास टैलेंट को, क्योंकि देखो भाई शिक्षा जो होती है वो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। आपका जो एजुकेशन है, वो कहते हैं ना कि मतलब
अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आपका जो नॉलेज होता है वो आपका वहां पर बेस्ट फ्रेंड होता है। और ये जो नॉलेज है वो शूद्रों को मिलना ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनके पास में ये इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं थे, सोशल स्टेबल नहीं है, सोसाइटी में इनकी ज्यादा कोई रेपुटेशन नहीं है, इनको एकदम हीन भावना जाते रहा है, ठीक है। तो ये इतने कैपेबल नहीं है, इनको ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है कि वो अपने आप को मतलब सोसाइटी में स्टैंड कर सके। वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे। हालांकि अगर इन्हें हटा दिया जाए तो क्षत्रिय और जो वैश्य शूद्र है, ब्राह्मण है, वो भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपके काम यही कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से आप फैसिलिटी को ले पा रहे हो। Moreover, many rich traders who belonged to the Vaishya Varna felt insulted because they were ranked lower to the Brahman and the Kshatriya। अब यहाँ पर साथ ही साथ जो है वैश्य, उनके साथ में भी थोड़ा सा ऐसा था, क्योंकि वो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद में ही नीचे आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही है शूद्र को। अब इतनी भारी भरकम चीजें हो रही है, जो भी नॉलेज है, रिचुअल्स है, वो एक अलग लैंग्वेज में है और वो वैसी लैंग्वेज में है जो आप इसको समझ नहीं सकते। तो अब हमारा जो उद्देश्य होता है, हमेशा हमारा एम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा इजी कर लेते हैं, ताकि हम उस चीज को समझ ले, ठीक है। हम मैथ्स में कोई पजल सॉल्व करते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स वाला जो चैप्टर होता है तो हम उसको इजीएस्ट वे में करते हैं। साइंस पढ़ने जाते हैं तो हम साइंस में भी घरेलू कोई ना कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो ऐसा ही होता है। अब जो चीजें आई थी अभी तक की थी कि वो भाषा ही नहीं पता थी। अगर आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें आपको कोई एक्सप्लेन करे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर मैं आपको मतलब उर्दू में समझाऊंगी तो आप वो नहीं समझ पाएंगे ना, वही समझ पाएंगे जिसे ऑलरेडी उर्दू आती है। तो ऐसा ही तब हुआ कि मतलब कुछ लोग ऐसे आए, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, तो उन्होंने इन सारी पजल्स को थोड़ा इजी किया, और ऐसा इजी किया कि इन्होंने अपने इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं रखी, कोई बाउंडेशंस नहीं रखी कि मेरे इसमें सिर्फ शूद्र आएंगे या ब्राह्मण आएंगे, ऐसा नहीं रखा। और अभी तक के जितनी भी रिचुअल्स होते थे, जितनी सेरेमनीज होती थी, तो वहां पर ये बाउंडेशंस थी, ठीक है, कि वहां पर सिर्फ ब्राह्मण ही पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पर सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने श्री कृष्ण में देख ही लिया था, ठीक है, कि गुरुजी जो है वो एकलव्य को हटा देते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि वो सिर्फ राजकुमारों को ही एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें ही ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो किसी शूद्र वर्ण के लोगों को दे ही नहीं सकते। और एकलव्य शूद्र से बिलोंग करता था। तो अब इन्हीं के लिए बुद्ध और जो महावीर स्वामी है, इनकी जो टेक्निक्स आती है ये हर एक के लिए खुली रहती है, कि कोई भी मेल हो, फीमेल हो, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो वहां पर जा करके मतलब उस चीज को अडॉप्ट कर सकता है। बस ये है कि इनके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिन्हें हमें फॉलो करना होगा, सिंपल। अब यहीं से जब जो लोग इनके ग्रुप में जाते थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कोई कास्ट नहीं बनाया हुआ था, लेकिन जैसे कि हम इंसान हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तो हमने क्या किया कि इसे ही हमने हमारा धर्म बना लिया, ठीक है। जिन लोगों ने बुद्ध के जो लेसन्स होते हैं उसको अडॉप्ट किया, उसके मार्ग पे चले, तो उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में डाल दिया। और जिन्होंने महावीर स्वामी को के मतलब बात पे चले, उन्होंने अपने आप को जैनिज्म में डाल दिया। बस यही था जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने का, ठीक है, मतलब जो ओरिएंट हुए थे, तो ये मेन पॉइंट वही है। अब हम देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो कैसे बहुत ज्यादा ग्रो हुए, कैसे वो पब्लिक में आए, कैसे वो डिमांड में आए, धीरे धीरे करके एक पॉइंट पढ़ेंगे। Jainism and Buddhism, started by Mahavir and Buddha respectively, were reform movement which aimed at removing all these backward drawbacks, bringing about equality for all, and introducing a simple religion which was easy to understand and follow। अब जितने भी एकदम जो कॉम्प्लेक्स बना के रखा था ना, एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा था बाय ब्राह्मण्स, राइट, तो उन सारी चीजों को इन्होंने एकदम सिंपल कर दिया, सबके लिए इक्वालिटी लेके आ गए कि भाई यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी नहीं है, जितने ड्रॉबैक्स थे उन सबको उन्होंने रिमूव किया, ठीक है, कि यहाँ पर डजेंट मैटर कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है, सब आ सकते हैं, वो मेल है, फीमेल है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा हुआ था कि ब्राह्मण में भी जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था वो सिर्फ मेल को था, वहां पे फीमेल नहीं जा सकती थी, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, आगे चल के इनके भी कुछ रूल्स चेंज हुए, तो वो हम देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं
मेरे फेवरेट गौतम बुद्ध के ऊपर। ठीक है, मतलब बुद्ध पढ़ रहे हैं, इट मीन कि हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म हम पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें कि गौतम बुद्ध क्या थे, कौन थे। ठीक है, देखो गौतम बुद्ध को पढ़ने के लिए ना, मतलब समझने के लिए हम उन्हें कभी पूरा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए कि आजकल आज के ज़माने में अगर कोई स्टूडेंट है, कोई इंसान है, अगर आप एक वेल बिहेवियर पर्सन बनना चाहते हो तो हम इन लोगों के रास्तों पे चलते हैं। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, बुद्ध हो गए, गौतम हो गए, तो हम इन लोगों को फॉलो करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे, क्या कहना चाहिए, ऐसे रास्ते खोल रखे हुए कि भाई तुम, मतलब उन्होंने बताया है कि अगर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो नॉलेज लिया है, तो अगर आपको उस पर जाना है तो उन्होंने वो रास्ता बताया है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि बस मैंने ज्ञान प्राप्त कर दिया तो मैंने एक जादू की छड़ी बजाई है और मैं तुम्हें वहां से उठा करके यहाँ पे ले आया। तो ये सबसे अच्छा होता था कि ये सब सामने वाले को बता रहे हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल के आया हूँ वो अच्छा है, तुम चल सकते हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद उठा के नहीं लेके आगे कि उस रास्ते को क्रॉस करा दिया। ठीक है, ये सबसे अच्छी थी। जैसे होता है ना ब्राह्मण रिचुअल्स में, वो कहते हैं कि हम आपके नाम की एक पूजा करा देते हैं तो आपको ये फल मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने उस फल को मिलने के लिए वो पूजा नहीं कराई, बल्कि वो प्रोसेस बताई कि जिससे मुझे फल मिला है, मैं तुम्हें वो प्रोसेस बताता हूँ, तुम इसे फॉलो करो तो तुम्हें भी वो मिल जाएगा। तो हालांकि हम बुद्ध और गौतम जो है, सॉरी, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को हम पूरा कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन बातें हैं, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसको जरूर कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो हम उनके बचपन के बारे में पढ़ ले तो देखो सबको पता है गौतम बुद्ध वाली स्टोरी आपने हिंदी चैप्टर में भी पढ़ी ली होंगी कि इनके ये जो है 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, अबाउट अराउंड 563 BC जो है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनके अब सिद्धार्थ नाम का जो ये बच्चा था, ठीक है, इनके जो फादर थे वो साक्य में एक बहुत अच्छी, मतलब रेपुटेटेड हेड है वहाँ के, साक्य जो इनका क्लेन है वहाँ के रेपुटेटेड इंसान है। तो अब आप सोच सकते हो कि इस टाइम में उस बच्चे के पास में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अपने ही राजमहल में रहना है, सारी सुख सुविधाएं जितनी भी, मतलब जो कंफर्टेबल जोन होता है वो इसके साथ में है। ठीक है, इसने कोई भी चीज़ बाहर की देखी ही नहीं है, तो माइंड में कोई क्यूरियोसिटी जागती ही नहीं है। बट ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, सेंसिटिव है, जो थॉट्स को सोचता है, चीज़ों को देखता है। अब इतनी लग्जीरियस लाइफ जीने वाला इंसान, अब हम देखेंगे कि भाई ये तो एक राजकुमार है, एक प्रिंस है, तो अब ये कैसे हमारे लिए, मतलब एक इतना बड़ा इंसान जाकर के बन जाता है। तो जो सिद्धार्थ थे, अब वो हमेशा अपने, मतलब राजमहल में ही रहना, इन्हें राजकुमार है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि मैंने कहा सिद्धार्थ वॉज अ सेंसिटिव एंड थॉटफुल चाइल्ड, राइट। अब एक बार क्या होता है कि बाहर निकलता है अपने घर से, ठीक है, अपने राजमहल से जब वो बाहर निकल रहे हैं तो इन्होंने 3 ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इनकी लाइफ में एक जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो चेंज, मतलब लाइफ में जो चेंज लाने होते हैं, वो पॉइंट जो है वो तब आता है जब ये निकल रहे हैं अपने, मतलब शाही सवारी में साथ में निकल रहे हैं। तो इन्होंने 3 लोगों को देखा। एक तो वो इंसान जो बीमार है, ठीक है, दूसरा वो जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, उसे चलते नहीं बन रहा, और एक बीमार है, और तीसरी एक डेड बॉडी देखी, और वो डेड बॉडी ऐसी कि जिसको उसके जो रिलेटिव है 4 कंधों पे लेकर के उसको जा रहे हैं। अब राजमहल में रहने वाले लोग ने, मतलब बंदे ने, राजकुमार ने, प्रिंस है भाई, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं देखता है कभी, ठीक है। लेकिन जब वो इन लोगों को देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को बूढ़े देखा उसके राजमहल में, किसी बीमार इंसान को नहीं देखा, और फिर इंसान को जो दुनिया छोड़ के जा चुका है, ठीक है, मतलब एक पलंग पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं देखा, उसने कभी फ्यूनल देखा ही नहीं था। तो ये चीजें उसको सोचने को मजबूर कर देती है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब इतने सारे, मतलब थॉट्स दिमाग में आते हैं, वो इतने सारी क्वेश्चंस के साथ में सफर कर रहा था। तो ये जो चीजें होती है उसके दिमाग में चलते रहती है, चलते रहती है, और एट द एंड जब वो 29 की एज में आते हैं तो वो एक सही जो नॉलेज है, ट्रू नॉलेज, उसके लिए वो अपने घर को छोड़ देते हैं। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। अब वो ट्रू नॉलेज क्या था, मतलब वही कि इंसान बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, और फिर वो दुनिया छोड़ के चले जा रहा है। मतलब जिस लाइफ में हम हैं, ठीक है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को अपना बनाने में लगे हुए हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इतनी सारी चीजें, युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, तो इतने सारे जो क्वेश्चन मार्क है,
होना क्या है, वो डेड बॉडी छोड़ के जा ही तो रहे हैं, तो हम क्यों इतना सारा कर रहे हैं। तो अब वो क्यूरियोसिटी इतनी सारी जाग गई है। नॉर्मली अब हम अगर कोई ऐसा इंसान ऐसे क्वेश्चंस करे तो हम सोचे कि भाई वो पागल हो चुका है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए इन्होंने 29 की एज में अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कि भाई एक सही जो नॉलेज मिले कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या ये प्रोसेस है। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलते गए, 6 साल तक के मिले, मेडिटेशन किया, डिस्कशन किए, बहुत सारे थिंकर्स से मिले, लेकिन उन्हें अपना नॉलेज मतलब जो उनका जवाब था वो मिला ही नहीं। एट द एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी क्वेश्चंस है उनके माइंड में चल रहे हैं, इसका जवाब वो खुद ढूंढेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, वहां पे शांति से अपने आप में ध्यान करते हैं, अपने अंदर देखते हैं, अपनी जो ब्रीथिंग है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और जब वो ब्रीथ के ऊपर ध्यान देते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें वो ट्रू नॉलेज जो है, कहते हैं ना, जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो वो ट्रू नॉलेज उनको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। हालांकि मैंने उनकी जो विपत्सना है वो मैंने खुद ने कर रखी हुई है, तो मैं इस चीज को रिलेट कर सकती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अपने अंदर देखते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि बाहर की जो चीजें हैं वो नॉर्मली है, जब आप अंदर खोजते हैं, ठीक है, जब आप अपना मन को शांत करते हैं, एकदम कामली हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आपको दिखाई पड़ती है जो एक्चुअल में बाहर के वर्ल्ड में आप देख ही नहीं सकते। हमें नॉर्मली बाहर का शोर जो है वो बहुत सुनाई आता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम अपने अंदर के शोर को कभी सुनते ही नहीं है, ठीक है। क्या आपने कभी, आपको पता है कि हम बिना ऑक्सीजन लिए हम जिंदा रह ही नहीं सकते, लेकिन कभी आपने फील किया है कि आप ब्रेथ कर रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर मैंने ब्रीथिंग बंद कर ली इट मीन कि मैं डेड हूँ, मैं नहीं जी सकती। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन हमने ब्रीथिंग को अवॉइड कर दिया, हमें पता ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो प्रोसेस है, इनकी जो विपत्सना है, उसके थ्रू उन्होंने इस चीज को समझा, ठीक है, उन्होंने फोकस किया, अपनी बॉडी में चल रही एक एक एक्टिविटी के ऊपर फोकस किया, ठीक है। और बस वही फोकस करते हुए चीजों से उन्हें ये समझ में आया कि भाई कुछ भी परमानेंट तो है ही नहीं, चीजें आनी है, चीजें जानी है, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर होती है, फिर खत्म हो जाती है। तो आपको कांस्टेंट रहना है, राइट, ना आपको खुश होना है ना दुख होना है। चलो मेथड को छोड़ते हैं, बैक टू टॉपिक। अब इन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना ट्रू नॉलेज खुद सर्च करेंगे, और बहुत लंबे समय तक के जब वो मेडिटेट करते हैं तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे फाइनली वो ट्रू नॉलेज जो है वो मिल जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने भी मतलब हार्ड वर्ड्स होते हैं वो एज अ नोट्स यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए अपनी बुक नहीं पलटानी पड़ेगी। He finally decided to find his own path to true knowledge and meditate for several days under a peepal tree at Bodh Gaya in बिहार। और यहाँ पर उन्हें वो ट्रू नॉलेज मिल जाता है। और जब वो ट्रू नॉलेज मिल जाता है तो ये वो इंसान थे कि इन्होंने सिर्फ अपने पास उस चीज को नहीं रखा, इन्होंने उस चीज को स्प्रेड किया, लोगों को बताया, लोगों को भी मतलब कहते हैं ना इनकरेज करना कि आप भी इस वे से यहाँ तक के पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्राई करें तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई गौतम बुद्ध ही बन जाएंगे, ठीक है, बुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत सी चीजें पा सकते हैं। मतलब डेस्टिनेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंसान फोकस्ड था, ठीक है, उस चीज के ऊपर फोकस था, तो वो उस चीज को मिल गई उसे। लेकिन हम इतने फोकस नहीं है, हम सांसारिक प्राणी हैं। लेकिन हाँ, इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ कि कहीं ना कहीं हम चीजें बहुत अच्छी हद से पा लेंगे, right. Finally on 49th day of his meditation he attained enlightenment, ठीक है। अब उन्हें यहाँ पर मतलब फाइनली वो जो ज्ञान का उन्हें था वो फाइनली इनको यहाँ पर मिल जाता है। और बस जिस दिन इन्हें नॉलेज मिल जाता है उस दिन ये क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बुद्ध मिल गया है। तो ये जो सिद्धार्थ थे उन्हें हम जानने लगे एज अ गौतम बुद्ध। और जिस पेड़ के नीचे इन्हें वो नॉलेज मिला था वो पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और वो कहाँ पर है, बोध गया में है। ही देन वेंट टू सारनाथ, ये फिर उसके बाद में सारनाथ जाते हैं और वहां पर पहला ये अपना प्रवचन देते हैं, ठीक है, मतलब
अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना बड़ा महान इंसान बन चुका है, ग्रेट हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने प्रवचन भी देंगे लोगों को, ठीक है। तो इनके जो प्रवचन होते थे तो इन्हें कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, क्योंकि जो धर्म चक्र हो रहा है उसे प्रवर्तन। और इनकी सबसे स्पेशलिटी ये थी कि अभी तक के जितने भी ब्राह्मण थे जिन्होंने वेद का नॉलेज जो है उनके पास में था, तो ये वेद उन्हीं को, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे ये उन्हीं को सप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म चक्र प्रवर्तन होता है इसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ पर हर एक इंसान आकर के यहाँ पर नॉलेज गेन कर सकता था, ठीक है। मतलब इनके जितने नॉलेजेस थे, जितनी भी मतलब उन्होंने जिसको जो कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम सिंपल किया था वो हर किसी के लिए खुला हुआ था, ठीक है। तो ये जो खुला हुआ था यहाँ पर हर कोई आकर के इसे ले सकते थे। मतलब इनके जो पहला प्रवचन हुआ था वो था उसी को हमने धर्मचक्र प्रवर्तन कहा, और इसके बाद में लगभग ये जो चीजें हैं वो चलते रही, ठीक है। इन्होंने 40 साल तक के पैदल यात्रा की, और उसके बाद में इनने जो इनकी जो मेथड थी, टीचिंग मेथड थी, उसको लोगों को सप्लाई किया। स्प्रेडिंग हिज मैसेज, इनके जो मैसेजेस होते थे वो भी इन्होंने लोगों को सप्लाई किए, और में इनके जो मैसेजेस हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर आपको, जैसे कि हम गीता खोलते हैं ना, कि जब हमें कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन हमें गीता में मिल जाता है, इट्स ट्रू, ठीक है। हम थोड़े मॉडर्न बनने के चक्कर में ऐसा देखते हैं कि भाई हम कहाँ गीता रामायण पढ़ के बैठे या कहाँ बुद्ध के प्रवचन को जाकर के देखें, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो मॉडर्न लाइफ है उससे भी कनेक्टेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, आपको मजाक लगेगा लेकिन ये बात सच है कि जब आप इनका सहारा लेते हो तो वहां पर आपको चीजों के सोल्यूशन भी मिलते हैं, और गीता में भी सोल्यूशन मिलता है, गौतम बुद्ध की वाणी में भी सोल्यूशन, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो रही हो, स्पिरिचुअल नहीं हो रही हूँ, लेकिन सही बात सही ही होती है, ठीक है। 40 साल तक इन्होंने पैदल यात्रा की, और यात्रा करके इनके जो टीचिंग मेथड थी वो लोगों को सिखाई, इन्होंने अपने मैसेजेस जो है वो स्प्रेड किए, और इनका जो मतलब सबसे सही जो है ना कि मतलब इन्होंने ही ट्राई टू रीच आउट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिच और पुअर, हाई और लो, मैन और वुमेन, ही पास्ड अवे, ठीक है। मतलब इन्होंने ट्राई किया कि वो अपने जो जितनी भी टीचिंग मेथड है, जो मैसेजेस है वो स्प्रेड करे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि वो अमीर है गरीब है, वो हाई है लो है, औरत है पुरुष है, कोई भी हो, उन्होंने किसी भी भेदभाव के वो मैसेज को स्प्रेड किया। मतलब उन्होंने किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखा, और एट द एंड क्या होता है कि एट द एज ऑफ 80 वो कुशीनगर जो है वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश है ना, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर बुद्ध का जो है मतलब खत्म होता है, मतलब जो 29 की एज में निकलते हैं, और 80 तक के इन्होंने सिर्फ लोगों की ही सेवा की, लोगों के बीच में ही मतलब अपने जो भी उनका ज्ञान था उसे फैलाने की कोशिश की, उनकी जो टीचिंग मेथड थी वो देने की कोशिश की। अब हम देखते हैं जो बुद्धा की जो टीचिंग थी, जो मतलब बेसिक जो चीजें थी कि किस तरीके से वो लोगों को टीच करते थे, तो थोड़ी बहुत वो देखेंगे। बुद्ध की टेक्निक को समझने के लिए पहले हम बुद्ध क्या कहते थे उसे समझ लेते हैं। तो भाई अब जो इंसान इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर चुका है और उसकी बेसिक नींव थी उन 3 चीजों को लेकर के, उन्होंने जो 3 पिक्चर्स को देखा था तो वो पिक्चराइज हो चुकी थी, अब उसके सॉल्यूशन को उन्हें ढूंढना था। तो अब वो जो 3 पिक्चर थी तो उसमें उन्होंने देखा था कि एक इंसान बूढ़ा हो चुका है, एक इंसान मर चुका है, एक इंसान बीमार हो चुका है, ठीक है। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और मैंने आपको उनकी मेथड जो है वो बताई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया कि जो विपस्सना थी, जिस टेक्निक से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वही। तो जब वो इन सारी चीजों पे देख रहे थे, ठीक है, जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो उन्हें ये चीज फील हुई कि हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है, अनहैप्पीनेस है। और अनहैप्पीनेस क्यों है, हम सफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिजायर्स है, ठीक है। वो डिजायर जो कभी खत्म ही नहीं होती है, अनएंडिंग डिजायर्स है, ठीक है। अब वो डिजायर ऐसा है कि अगर डिजायर कंप्लीट हो जाती है तो आप खुश है, और आपकी डिजायर कंप्लीट नहीं हो रही है इट मीन आप खुश नहीं है, यू आर अनहैप्पी सोल। तो अब खुश होना दुखी होना क्यों है, क्योंकि आपके डिजायर आते जा रही है। तो इंसान का जो मेन एम है वो क्या है कि उस डिजायर को खत्म करना है, या उस डिजायर से ओवरकम होना, कि अगर आपकी डिजायर कंप्लीट हो रही है तो आप खुश है, और नहीं हो रही है तो दुखी हो रहे हैं, तो आपको वहां से ओवरकम करना है। इट मीन कि आप अगर आपकी डिजायर खुश नहीं मतलब नहीं हो रही ना डन, तो आप मत होइए ना दुखी, ठीक है, क्योंकि डिजायर एंड ही नहीं है उसका, ठीक है, वो अनएंडिंग डिजायर्स है,
क्योंकि बुद्ध खुद कह रहे हैं और जो एक्सपीरियंस जितने भी लोगों ने किया तो वहां पर यही चीज होती है कि हमारे खुश होने का या हमारे दुखी होने का एक ही रीजन है कि आपकी जो डिजायर्स होती है वो कभी कंप्लीट होती है, कभी नहीं होती है। कंप्लीट हो गई तो आप खुश हो जाते हो, नहीं होती हो तो आप दुखी हो जाते हो। तो हमें खुश और दुख मतलब आपकी लाइफ को बैलेंस करना है, तो आपको अपनी डिजायर्स को ओवरकम करना होगा, और ये जो ओवरकम होता है वो मिडिल पाथ को फॉलो करके ही हो सकता है। ठीक है, मतलब जो बेसिक टेक्निक्स है मतलब वो तो अभी हम देखेंगे ही। तो वो क्या होता है कि जो इन्होंने इनके जो नोबल ट्रुथ है बुद्ध ने बताए हैं कि उनके पास में द बेसिक टेक्निक ऑफ बुद्ध आर कॉल्ड द 4 नोबल ट्रुथ। और वो 4 नोबल ट्रुथ क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं, पहले हम इस टॉपिक को खत्म कर लें। बुद्ध सेड दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैव अनएंडिंग डिजायर्स। ही thought that these desire he taught that this desire can be overcome by following the life of middle path. The basic technique of Buddha are called the four noble truth. और वो four noble truth क्या है कि first कि the world is full of सफरिंग। हमारी लाइफ में मतलब पूरी दुनिया है वो सफर ही कर रही है भाई, पूरी सफरिंग वाली ही है। और सफरिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास डिजायर है। सफरिंग इज कॉज बाय डिजायर। ठीक है, तो इन्होंने यही सिखाया है कि आप उस डिजायर से कैसे ही थॉट दैट दीज डिजायर कैन बी ओवरकम, कि आप जो आपकी डिजायर्स है आप उसको ओवरकम कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि इंसान की जो जीवन का लक्ष्य है या जो उसका एम है वो क्या है कि आपकी जो सफरिंग्स है उसको एंड करना। सफरिंग एंड करनी है मतलब आप अपनी डिजायर, आप अपनी इच्छाओं को एंड कर दीजिए, आपकी सफरिंग जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। जैसे कि भाई मुझे ना बहुत एक आईफोन चाहिए, ठीक है, मैं अपने भाई से कब से कह रही हूँ, दिला ही नहीं रहा है वो तो अगर वो डिजायर जो है ना, अब वो मेरे दिमाग में है कि भाई आईफोन नहीं मिला है, आईफोन नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो ये चीज होती है। हाँ, मैंने कोई डिमांड नहीं किया एक्चुअल में, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, राइट। तो अब वो डिजायर है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, मुझे थोड़ा एंगर हो रहा है कि वो नहीं मिल रहा है, राइट। अगर मुझे उसकी डिजायर ही नहीं है कि ठीक है मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं, ठीक है मेरा काम तो चल रहा है ना, तो उसकी वजह से मेरे अंदर कोई अनहैप्पीनेस आई ही नहीं है। ठीक है, मैं खुश हूँ, है तो भी है, नहीं है तो भी है। तो हमारे जो एम होते हैं, मतलब हमारी जो सफरिंग है, अगर आपकी डिजायर्स खत्म हो जाए तो आपकी सफरिंग खत्म हो जाएंगी। तो इंसान का मेन एम होता है कि उसकी सफरिंग को खत्म करना। जब आप अपनी सफरिंग जो है वो खत्म हो जाती है, डिजायर खत्म हो जाती है, तो आप एक शांत इंसान बन जाएंगे। आप एकदम काम डाउन, एकदम पीसफुल होते हैं ना, कि आपको कोई अब्यूजिंग वर्ड्स भी बोल के चले जाए तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। अब सफरिंग खत्म करना ही आपका मेन लक्ष्य है, ये तो बता दिया, लेकिन अब इसको खत्म करने के तरीके भी तो होने चाहिए। हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और इतने ग्रेट पर्सनालिटी नहीं है कि हमने सोचा और काम हो गया। ठीक है, कि एक मंत्र पढ़ा, चुटकी बजाई और कहा कि चलो मेरी ये डिजायर थी, मेरी ये मतलब मेरी खुशी इसमें है तो ये खत्म हो जाए, हम मान गए। भाई हमारा मन है और मन से डील करना ये सबसे बड़ा टास्क होता है। ठीक है, एक सबसे बड़ा एग्जाम भी कहा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी गौतम बुद्ध ने कुछ रूल्स बताए हैं, और इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध जो है इन्होंने एक मिडिल पाथ बताया, और इसी मिडिल पाथ को कहा गया एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग। और इसी अष्टांगिक मार्ग को के मतलब अगर आप इसको फॉलो करें तो आपकी जो डिजायर्स है, आप जो सफरिंग है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। अब वो अष्टांगिक मार्ग या एट फोल्ड पाथ क्या है? जिसमें है आपका राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस। अब इतनी सारी चीजें कैसे आएंगी? आप सही तरीके से देखें चीजों को, आपके इंटेंशन सही हो, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो स्पीच है वो सही होनी चाहिए, आपके हर एक एक्शन सही होने चाहिए। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए कि आपके एक्शन से किसी और को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करें या महावीर की बात करें, इन्होंने अपनी इसमें यही कहा है कि आपके कोई भी एक्शन से किसी भी मतलब नेचर के कोई भी लिविंग जो है उसे किसी को भी कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंस आप अपने आप को देते हैं, आप अपनी केयर करते हैं, तो दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस उन्हें भी देनी है और उनकी भी उतनी ही केयर करनी है। ठीक है, तो ये सारी जो मतलब 8 पॉइंट्स है, 8 जो है इनके थ्रू हम अपने डिजायर्स को ओवरकम कर सकते हैं, उसे मतलब सही तरीके से जी सकते हैं। मतलब जो हमारे अंदर जो व्याकुलता है ना, जो एकदम
भरी पड़ी हुई है, तो आप उसको मतलब माइंडफुलनेस में जा सकते हो और उसका बेस्ट वे है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपके अंदर एक राइट विजन आएगा, आपका राइट इंटेंशन होगा। जब विजन और इंटेंशन सही है तो ऑब्वियसली आपकी टंग से निकलने वाले हर वर्ड भी अच्छे ही होंगे। जब वर्ड्स अच्छे निकल रहे हैं, आपके एक्शंस अच्छे होंगे, आपके जीने का तरीका, आपके लाइवलीहुड जो है वो क्लियर होंगे, आपके एफर्ट्स अच्छे हो जाएंगे, आप कॉन्सेंट्रेट होके काम करेंगे और इन सब का रिजल्ट होगा कि आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। इट मीन कि माइंडफुलनेस जो है वो आ चुकी होंगी। क्लियर? तो ये अब से हर किसी को फॉलो करना है जो भी मेरा लेक्चर भी देख रहे हैं। If desires are conquered, nirvana can be attendant। अब निर्वाण क्या होता है? ठीक है, निर्वाणा, ये निर्वाण जो है वो चीज है कि जब आप अपने आप की डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप उससे डील करना सीख जाते हैं, तो वो जो स्टेज होती है, मतलब वो आप जिस लेवल पे पहुंच जाते हो, इट इज कॉल्ड निर्वाण। ठीक है, और ये तब हो, मतलब ये जब आता है, ठीक है, मतलब आप इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा, आपने जैसे कि गौतम बुद्ध को ये निर्वाण प्राप्त हो चुका था, वो जन्म और मृत्यु के, है ना, जो साइकिल है ना, साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ, ठीक है, इनसे मुक्त हो चुके थे कि अब इन्हें इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये उस ज्ञान से परे हो चुके थे और उसको समझने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब गौतम बुद्ध जो है, इनका ये तरीका सबको क्यों पसंद आया, क्योंकि इन्होंने उस वक्त की जो लोकल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में अपने जो जितनी भी टीचिंग मेथड थी, है ना, बुद्ध थॉट इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल पाली, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड हिज मैसेज। क्योंकि चीजों को समझने के लिए सबसे बड़ी वही है ना, कि सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो क्या है, आपकी लैंग्वेज, है ना, डिलीवर करने के लिए। अगर मैं आपको उर्दू में, मैंने शुरू में भी आपको यही एग्जांपल दिया था कि मैं आपको अगर उर्दू में समझाऊं तो चीजें नहीं आएंगी समझ में। हाँ, अगर आप उर्दू जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वो चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उस वक्त क्या था कि लोग मतलब जो ब्राह्मण वगैरह थे, तो ये सारी चीजें उन्हें वो संस्कृत में बताया करते थे और लोगों के पल्ले पड़ती नहीं थी। तो उस वक्त की जो कॉमन पीपल लैंग्वेज थी वो क्या थी, पाली लैंग्वेज, और पाली लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करते थे। तो हर किसी को ये मैसेज जो है, जो भी वो डिलीवर करते थे, तो वो समझ में आ जाते थे। अब आप अगर बुद्ध की एक एक स्टोरी देखने जाएंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिनके थ्रू वो बहुत सारे नॉलेज जो है वो बताते रहते हैं, देते रहते हैं, तो उससे समझ में आएगा कि हर एक इंसान, वो गरीब अमीर कोई भी होता है, तो उनके लिए उनके जो संग होते थे वो खुले रहते थे। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताऊंगी, इवन वो आपकी बुक में भी है। एक लेडी रहती है उनके गांव में, जहाँ पे भी वो उस टाइम के लिए स्टे किए हुए थे, तो उस गांव में एक लेडी थी। ठीक है, अब ये जो लेडी है, इनका एक बच्चा था और वो मर जाता है बच्चा। अब वो उनका इकलौता बेटा था, तो वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब वो बच्चा जो है वो, उसकी डेथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ठीक है, तो अब वो, भाई ये चोच नहीं है, ठीक है, इनका बेटा खत्म हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो अब ये बहुत ज्यादा दुखी, क्योंकि भाई ये तो इसकी जान बसती थी इसमें, रो रही है, बहुत तड़प रही है कि भाई कोई तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। अब किसी ने बताया कि वहां पर बुद्ध बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत चमत्कारी है, तू उसके पास जा, वो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देंगे, ठीक है, उसमें जान डाल देंगे। अब डूबते को तिनके का सहारा, ये भागते हुए जाती है इनके पास में। अब गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यही तो बात की थी ना, कि मतलब जन्म मरण के चक्र से हटना है, एक इंसान आ रहा है तो वो जाता भी है। तो ये इनके पास गई कि मतलब गुरुदेव, अब तो मेरे बेटे को आप ठीक कर दो। तो अब वो इतनी रो रही है, बिलख रही है, तो वो उसे समझाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई एक इंसान अगर दुनिया में आया है तो उसे जाना ही है, और उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। लेकिन अब आप किसी रोते हुए इंसान को, किसी दुखी आत्मा को कितना भी समझाओ तो वो समझ ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो उसके विरह में रो रही है, ठीक है, उसके अंदर वो मतलब मातृत्व है, ठीक है, वो वात्सल्य है उसके बेटे के प्रति। तो अब वो उन्हें नहीं समझा सकते हैं, तो मतलब बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बेटा जो है वो जीवित हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए ऐसा करना होगा कि एक मुट्ठी सरसों जो है तुम गांव के किसी घर से लेके आओ। तो वो कहती है एक मुट्ठी सरसों तो मैं यूं नहीं बोरे का ढेर लगा दूं, ठीक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कंडीशन एक है कि तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना है जिस घर में कोई भी मरा नहीं हो, किसी की भी डेथ नहीं हुई हो, तो तुम उसी घर से
एक मुट्ठी सरसों लेकर के आऊंगी और उसी सरसों से मैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट करके तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। अभी रोती बिलखती इसे नहीं समझ में आया कि इन्होंने क्या कंडीशन रखी हुई है, इसे अभी भी वो चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, कि कितनी बड़ी कंडीशन रखी हुई है। तो ये जाती है, पूरा गाँव घूमती है, गाँव के बाद में दूसरे गाँव में भी जाती है, लेकिन इसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ पे उसे एक मुट्ठी सरसों उस घर से मिल जाए जहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं हुई है, क्योंकि हर किसी न किसी घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग मरा है, कोई जवान मरा है, कोई किसी भी तरीके का इंसान है वो मरा ही है वहां पर। ठीक है, जब आखिरी घर आता है तब वो समझ जाती है कि दुनिया में जो भी आ रहा है उसे जाना ही है। मतलब एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई भी डेथ नहीं हुई है। इंसान आता है, बूढ़ा होता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने ये से उन्हें समझाई। तो ऐसे ही बुद्ध की टेक्निक यही थी कि वो बड़े ही प्यार लाड़ प्यार से लोगों को समझाते थे, ठीक है। अगर मतलब इससे इस लेडी को उन्होंने यही समझाना था, ये पर्पस था। अगर वो डायरेक्टली उसे इस चीज को कि भाई ऐसी ऐसी बात है तो वो नहीं समझ सकती थी, क्योंकि मतलब उसकी मेंटली कंडीशन ही नहीं थी, वो उस कंडीशन में नहीं थी कि उस चीजों को वो सीख पाए, समझ पाए। तो जब वो इतना बड़ा उसके साथ गेम खेला गया तो वो चीज ऑटोमेटिकली समझ गई। और फिर जब उसका पुत्र विरह का जो दुख था उसे, मतलब उसके बेटे की डेथ होने का, तो वो भी ऑटोमेटिकली हट जाता है और वो चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। और ये जो लेडी है आगे चल के मतलब बुद्ध की बहुत अच्छी स्टूडेंट बन जाती है और बुद्ध की टेक्निक को लोगों के बीच में सप्लाई भी करने का काम करती है। अब आप समझ चुके होंगे कि भाई बुद्ध तो कितने शांत व्यक्ति थे, ठीक है। अगर कोई इन्हें गाली भी दे दे तो उन्हें बड़े प्यार से ही वो समझाते थे, ठीक है। जो भी इनके हेटर्स थे उन्हें भी बड़े अच्छे से, मतलब फ्रेंडली लवली तरीके से ही वो हैंडल करते थे। इनके जो, अब बात करते हैं संघ कि एक्चुअल में संघ क्या होता है। तो संघ वो है कि जहाँ पे रहने के लिए, मतलब ओपन, मतलब इन्होंने रहने के लिए, क्योंकि इनके इसमें जो भी इनके टेक्निक सीखने आते थे तो वो उस ग्रुप में आ जाते थे और उसी ग्रुप को कहा जाता था संघ, ठीक है। मतलब संघ की डेफिनेशन ये होगी कि इनके अंडर में मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं जो उस टेक्निक को सीखना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये कहलाते थे संघ। और यहाँ पर मतलब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। यहाँ के दरवाजे जो है वो हर किसी के लिए ओपन थे, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, वो इवन शूद्र ही क्यों ना हो, वो हर किसी के लिए ओपन थे। हर कोई आ सकता था, वो टेक्निक सीख सकता था, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो ले सकता था। और जो बुद्धिज्म है ना, तो वो जो संघ है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, ठीक है। मतलब हर जगह फैला था, ठीक है। वो तिब्बत वाले एरिया में गया, सेंट्रल एशिया में, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया, तो इतने जगह मतलब हर जगह जो है फैलते गए। आगे जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि किस तरीके से अशोक ने इस मतलब इनके जितने भी थॉट्स थे, जो इनके मैसेजेस थे, तो उसको सप्लाई करने का काम किया, वो उन्हें डिलीवर करता था। मतलब ग्रुप बना करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता था ताकि वो मैसेज जो है वो हर किसी के बीच में फैले। तो ऐसे ही फैलते फैलते जो बुद्धिज्म है वो सेंट्रल एशिया में पूरा चला गया, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह जो है इन्होंने उसको स्प्रेड किया। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन अ संघ वर कॉल्ड भिक्षुस एंड भिक्षुनीज। हाँ, जो इनके संघ में मैन और वुमेन आते थे तो उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता था। और वो इसीलिए क्योंकि इनके संघ में जो आता है तो वो क्या, मतलब जो इनका खाना होता था वो दूसरों से मांग के खाते हैं, ठीक है। मतलब घर घर आप जा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे और वहां से आप भिक्षा लेके खा रहे हो। और इसका जो रीजन था वो ये था क्योंकि हमारे अंदर ईगो आता है, राइट। जो अगर अपर क्लासेस से है, ठीक है, तो उनमें ईगो आ जाता है कि भाई हम क्यों मांग के खाए किसी से, ठीक है, हम कैपेबल है। तो ये जो अंदर का ईगो है ना, ये सारी चीजों को हटाने के लिए ही वो जो ये प्रोसेस रखी गई थी कि आपको जो खाना है वो आपसे दूसरों से अहंकार को मार के दूसरों से मांग के खाना है, right. The men and women who joined Sangh were called Bhikshu and Bhikshunis respectively because they lived by begging for food. वो कभी भी मतलब खुद से खाना नहीं खाते थे, वो मांग के ही खाते थे। इनका मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो प्रेयर में और मेडिटेशन में ही चले जाता था। Within the Sangh, all were equal and all decisions were taken after free and open discussion. जितने भी discussions है, decisions है, ठीक है, वो ओपन डिस्कशन होंगे, एकदम फ्रीली मतलब डिसीजन दिए जाते थे सबसे बात करके, और सबके लिए इक्वल थे, राइट। मतलब किसी के लिए कोई मतलब कम ज्यादा भेदभाव था ही नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं था, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कोई जो
कोई डिसीजन जो है अगर वो फेल हो जाता था तो उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस डिसीजन के ऊपर वोट वाली जो मेथड है वो यूज की जाती थी कि जिसके ऊपर भी मतलब वोटिंग ज्यादा होंगी आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो डेमोक्रेटिक मैनर था जो आज के इसमें है, ठीक है, तो वो बहुत पहले ही आ चुका था, राइट। द संघ वर रन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, राइट, मतलब जो वोटिंग वाली मेथड है वो पहले भी चलती थी और संघ में भी ये डेमोक्रेसी जो है वो चलती थी। जो आज हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। बुद्ध ट्राई टू फाइट इविल बाय गुडनेस एंड हेट्रेड बाय लव। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर उनके दुश्मन है तो उनको वो अपनी अच्छाई से हराते थे, अगर कोई उनसे नफरत कर रहा है तो वो उसे प्यार देते थे। ही वॉज काम एंड composed in all circumstances and tackled his opponent with the presence of mind। जैसे कि मैंने आपको एक वो महिला वाली, फीमेल वाली बात कही, ठीक है, एक लेडी की स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने उसको, उस कंडीशन को हैंडल किया, किस तरीके से उससे मतलब क्या क्या डील किया। क्योंकि अगर उसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करते कि भाई हमारा बेटा आया था, उसे मरना ही था, उसकी जिंदगी इतनी ही थी, तो वो नहीं समझ पाती, वो उस प्रेजेंट माइंड में थी ही नहीं, ठीक है। तो बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो प्रेजेंट माइंड से और इस तरीके से सारे लोगों को टैकल भी करते थे। अब बुद्ध तो हो गए, बुद्ध के बारे में इतनी सारी चीजें हमने जान ली। अब बारी आती है महावीर स्वामी की, ठीक है। मतलब अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म, हमने बुद्धिज्म पढ़ लिया है, अब हम जैनिज्म पढ़ेंगे, महावीर एंड जैनिज्म। तो देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है। एक सेकेंड, बुद्धिज्म जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से गौतम बुद्ध आए और गौतम बुद्ध की जो टेक्निक सीखने वाले लोग थे, तो इन्होंने अपने आप का एक संघ बना लिया और इन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने लगे, तो वैसे ही जितने लोग बुद्ध को फॉलो करते थे तो वो लोग बुद्धिज्म कहलाए, ठीक है। और जो जैन को फॉलो करेंगे वो जैनिज्म कहलाएंगे। अब इसके बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ये आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में चीजें समझा रहे थे, ठीक है, एकदम इजीएस्ट वे में। अगर ये जो लेडी थी ना जिसका बेटा खत्म हो गया था, अगर वो किसी ब्राह्मण के पास जाती तो वो सबसे पहले तो इनसे बड़े बड़े यज्ञ करवा लेते, ठीक है, बड़ी बड़ी विधियां करवा लेते और फिर बताते, ठीक है। मतलब इतने सारे होने के बाद में कहते कि बेटा अब तुमने इतने सही मन से यज्ञ वज्ञ किया नहीं है तो शायद इसलिए तुम्हारा बेटा जो है वो वापस जिंदा नहीं होगा। लेकिन बुद्ध ने उसको इतने इजीली तरीके से एक्सप्लेन किया कि मतलब उसके बाद में उसके उस लेडी के मन में कोई दुख ही नहीं बचा, ठीक है, वो उस दुख से उभर चुकी थी, ठीक है। तो बौद्धिज्म और जैनिज्म के फैलने का, लोगों के अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो एकदम इजी लैंग्वेज में समझाते थे और उस तरीके से समझाते थे जिससे वो समझ पाए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वापस महावीर के ऊपर एंड जैनिज्म के ऊपर। भाई जिस तरीके से गौतम बुद्ध को सत्य जानना था, एक सुप्रीम नॉलेज चाहिए था, मतलब जो भी जीवन और मृत्यु के परे है उस चीज को जानना था, तो सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं वर्धमान महावीर के, ठीक है। ये जैनिस जो है उनके लास्ट 24 टीचर रह चुके हैं जैन के, ठीक है। तो इन्हें भी वो चीज जो है, ठीक है, वो चीज जानी थी। तीर्थंकर मीन्स वो होते हैं कि जो भी इनके जो टीचर्स होते हैं, राइट, जैन में जो भी टीचर्स होते हैं उन्हें आप तीर्थंकर कहते हो और ये सारे पूजनीय होते हैं, ये इन्हें भगवान मानते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि इन्हें भी सत्य जानने की, इन्हें एक ट्रू नॉलेज चाहिए था, तो सेम वैसा ही होता है जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ था, वही 2400 ईयर्स अगो वाली स्टोरी है यहाँ पर भी। तो वैशाली जो बिहार के वैशाली है, यहाँ पर एक कुंडन ग्राम में मतलब इनका जन्म होता है और ये एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं। भाई एक रॉयल क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करना और उसके बाद में आप ऐसा सोचना कि आप सब कुछ त्याग करके घर से निकल चुके हो, मीन्स आप सब कुछ छोड़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। क्योंकि जिसके पास ये सारी चीजें नहीं है उसका ड्रीम होता है कि मुझे वो लग्जीरियस लाइफ को जीना है, मुझे वो चाहिए। बट जिनके पास है वो एक सही नॉलेज के लिए, ट्रू नॉलेज के लिए, सत्य की खोज के लिए उन सारी चीजों को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो सेम इनके साथ भी हुआ, इन्हें भी सत्य चाहिए था, ट्रू नॉलेज चाहिए था, तो ये अपनी फैमिली को 30 की एज में छोड़ करके निकल जाते हैं। अराउंड द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज फैमिली इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जब वो 12 साल तक के घूमते रहे, ठीक है, सत्य को खोजते रहे, ट्रूथ को मतलब सर्च करते रहे, मेडिटेट किया उन्होंने भी हार्ड, और जब मेडिटेट करते रहे वो 12 साल तक के, तो एट द एंड उन्हें सुप्रीम नॉलेज जो है वो जाम्बी ग्राम में मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्हें मिल जाता है जाम्बीग्राम ऑन द बैंक ऑफ राजपालिका रिवर। अब यहाँ पर उन्हें वो सुप्रीम नॉलेज मिल जाता है जिसे कैवल्य कहा है, ठीक है। यहाँ पर कैवल्य मीन्स है सुप्रीम नॉलेज, जिसकी खोज के लिए इन्होंने 30 की एज में अपना घर वगैरह सब छोड़ चुका था। अब ही अटेंडेड एनलाइटमेंट
एंड लर्न हाउ टू ओवरकम बोथ। अब यहाँ पर जो एक चीज मैं बता दूं, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने खुशी और गम दोनों को ही बैलेंस करना सीखा था, उसको ओवरकम सीखा था, ठीक है। मतलब क्योंकि हमें पता है कि सारी डिजायर से ही हमारे अंदर जो है इनसिक्योरिटी, सारा जो भी हम सफर करते हैं वो डिजायर्स की वजह से ही होता है। तो सेम प्रोसेस इनके साथ भी हुआ, मतलब इन्होंने भी वही खोजा। तो इनको वो रास्ता मिल चुका था कि किस तरीके से मैं अपने गम, अपनी जो खुशी है उसको बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने भी ये सीखा। अब ये कॉन्क्वेस्ट थे, तो इसके वजह से इन्हें महावीर कहा गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कॉन्क्वेस्ट ही इज नोन एज महावीर और द ग्रेट हीरो, ठीक है। ये इनके 24 तीर्थंकर हुए, और जो आज भी जैनिज्म में देखने को मिलता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड जिन, और जिन का मतलब क्या होता है? विनर, राइट। जो जिन होता है उसका मतलब होता है विनर। और द ग्रेट कॉन्क्यूरर एंड हिज फॉलोअर केम टू बी नोन एज जैन्स। अब इनके जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं को हमने क्या कह दिया? जैन। मतलब जो जैन सन नेम होता है भाई, वो कोई कास्ट नहीं था, जो इन्हें फॉलो करते हैं वो उन्हीं का था, ठीक है। कास्ट तो पहले से शुरू से कोई था ही नहीं, ठीक है। अगर हम एक्चुअल में देखें ना कि भाई कास्ट सिस्टम कैसा है, तो कास्ट तो था ही नहीं, और ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कि उनके भी कुछ बेसिक रूल थे। यहाँ पर भी इनके बेसिक रूल्स है। हमारे पास 5 बेसिक रूल है इन जैनिज्म। वो क्या क्या है कि आपको कोई वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। मतलब अहिंसा नहीं करनी है आपको, आप झूठ नहीं बोलेंगे, डोंट स्पीक अ लाई, डोंट स्टील, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व सेलिबेसी, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। आपको ब्रह्मचर्य अडॉप्ट करना होगा, आपको फॉलो करना होगा। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, और चोरी करना तो यहाँ पर बहुत बड़ा जुर्म माना गया है। आप अहिंसा नहीं करेंगे, और आप बेवजह बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उसे भी जमा नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये 5 रूल जो है जैन धर्म में होते हैं, और वहां पर भी हमने पढ़े थे। तो जैन में क्या क्या है? डोंट कमिट वायलेंस, डोंट स्पीक लाई, डोंट स्टील, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी और अ ब्रह्मचर्य। The most important doctrine of Jainism is अहिंसा और नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बीइंग्स। यहाँ का सबसे बड़ा अगर डॉक्ट्रिन के ऊपर बात करें तो वो ये है कि आप अहिंसा को फॉलो करेंगे, आप किसी के ऊपर भी कोई भी जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो है, आप जिस तरीके से अपने आप को लेते हैं आपको सिमिलरली दूसरों को भी लेना है, ठीक है। मतलब क्योंकि सभी जीवित है, और आप किसी के साथ में भी आप उसका बुरा नहीं करेंगे, आप उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे, आप उसके साथ में मार पीट वगैरह नहीं करेंगे। तो यही रीजन आया था कि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे, तो उन्होंने जैन को, मतलब जो जैनिज्म है वो फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें खेती वगैरह करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे कीट मकोड़े होते थे, उन्हें मारना ही पड़ता था। तो इस वजह से उन्होंने जैनिज्म को फॉलो नहीं किया। अब इनके 3 ज्वेल्स थे। अब वो कौन सा था? एक तो राइट फेथ, आपको सही फेथ होना चाहिए, आपको राइट नॉलेज होना चाहिए, आप विश्वास सही चीज पे करें, उसका सही नॉलेज हो, एंड राइट कंडक्ट। All being long to live and all things life is dear। सबको अपनी जिंदगी प्यारी है रे भाई, ये कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध है वो ये कहते हैं कि सबको अपनी अपनी जिंदगी जो है वो प्यारी है। अब रीजन की स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म में फैला क्यों, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन जो है मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बौद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो इसलिए फैला क्योंकि इसकी सिंपलिसिटी के कारण, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, इसलिए सिंपलिसिटी की वजह से ये फैला। लेकिन हाँ, जैनिज्म के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इनके जो नियम थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, ठीक है। मतलब ये जो 5 रूल्स है ना, आपको इसको फॉलो करना ही करना है। और जो ये फॉलो करता था, मतलब वो महावीर कहते थे कि अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए, आपको सुप्रीम नॉलेज चाहिए, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो घर छोड़ने के लिए कह रहा है, तो कुछ लोग घर छोड़ने के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इनका सिंपल सा था कि ये एक संघ में रहते थे, ठीक है। अब संघ में रहना, और संघ क्या है? सेम वहां पर जिस तरीके से था बौद्धिज्म में, वैसे ही कि जहां पर लोग एक साथ रहते थे। और महावीर स्वामी कहते थे कि अगर आपको सत्य जानना है, ट्रू नॉलेज चाहिए, तो आप अपने घर को छोड़ दीजिए ना, लीव योर होम्स, ठीक है। अब वो छोड़ के आएंगे तो कहीं तो रहेंगे। तो इनका जो ग्रुप था जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पे मेडिटेट करते थे, तो उसी को इन्होंने संघ कहा था, ठीक है। सेम चीज वहां यहाँ पर भी वही आएंगी। तो यहाँ रहते थे, जो 5 नियम है इनको कड़ाई से इनका पालन तो करना ही करना पड़ता था। किसी के लिए इजी होता था, किसी के लिए टफ। इजी तो किसी के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि हैबिट में हैबिचुअल होना, उसको रूटीन में लाना, उसके लिए समय लगता है। कुछ लोग घर पे रह करके ही फॉलो करते थे, मतलब कुछ कुछ बेसिक चीजें जो है वो घर पे। और ये लोग है जितने भी भिक्षु भिक्षुणियां हुआ करते थे, तो उन लोगों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना, उनके लिए हेल्प करने का
संघ वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर ऐसा होता था कि आपको मतलब जैनिज्म में अगर आपको वो फॉलो करना है, आपको सत्य की खोज करनी है, तो आपको अपने घर छोड़ करके आगे संघ में रहना पड़ेगा। इवन यहाँ के जो मेल है, ठीक है, जो मेल मेंबर है, इनको अपने क्लोथ्स भी त्याग करने होते थे, ठीक है, उनके पास कपड़े रखने का भी नहीं होता था। इसलिए जैनिज्म आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो श्वेतांबर एंड सेकेंड वन इज दिगंबर, ठीक है, मतलब उसमें से एक जो है वो कपड़ों के साथ में निकलते थे और एक विदाउट कपड़े, ठीक है। ओके, तो जैनिज्म के बारे में हो गया। तो जैनिज्म जो है वो थोड़ा टफ था एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म इतना ज्यादा टफ नहीं था जितना जैनिज्म है। ओके, अब स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर पढ़े तो सबसे इजीएस्ट रीजन यही है कि इनकी सिंपलिसिटी, वो बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। जो जैनिज्म है, ओके, जैनिज्म की लैंग्वेज मैंने नहीं बताई, तो जैनिज्म जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में बताते थे, ठीक है। मैंने शायद हाँ, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में फैला हुआ था, तो जो कि उस टाइम में मतलब बहुत ज्यादा एरियाज में जो है वो चलता था, इसीलिए ये गुजरात वगैरह एरिया में भी बहुत जैनिज्म जो है वो फैल चुका था, लेकिन बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था। द मोनार्ची ऑफ मगध, कौशल्य, कौशाम्बी एंड मेनी रिपब्लिक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan king Ashok adopted Buddhism. Ashok sent his 2 children to spread Buddhism in Sri Lanka. एक तो सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा। ये चीजों को हम मैं आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगी। अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। अब मेन रीजन तो हो गया, लेकिन इतने वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है भाई बुद्धिज्म, तो इसका क्या रीजन थे? तो जो मतलब उस टाइम में हमने 16 महाजनपद पढ़े थे, है ना, 16 महाजनपद, तो उसमें से मगध, कौशल और कौशंबी जो थे, और भी बहुत सारे रिपब्लिक थे, मतलब रिपब्लिक कंट्रीज और स्टेट थी जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ था। अब एक्सेप्ट क्यों किया ये भी पता है, क्योंकि भाई नॉलेज की बुक तो हर किसी को होती है, आपको भी नॉलेज चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ में बैठ के बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा नॉलेज तो चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा जगह देखा ट्रेन में कई बार चुप होना पड़ता है भाई पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं होता है, राइट। तो अब जब आपको नॉलेज मिल रहा है, और मतलब पहले वो एक्सपेंसिव था, जब ब्राह्मणों का चल रहा था, तो वहां पर नॉलेज गेन करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट था, क्योंकि वो आपको उस लैंग्वेज में नहीं बता रहे हैं, आपको इतना इजीली नहीं बता रहे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया, ठीक है। तो मगध, कौशल, कौशाम्बी, इन सब जगह पर मतलब इसको अडॉप्ट भी किया। जब बुद्ध की डेथ हो गई तो उसके भी 200 इयर्स, ठीक है, आफ्टर, तो क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य जब आएगा, हम इस चैप्टर के बाद मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, तो वहां का एक किंग है अशोक, और अशोक ने क्या किया, उसने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। अब जब उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया सब जगह, मतलब वर्ल्ड वाइड इन्होंने फैलाया। बुद्धिज्म के हर एक दूसरे कंट्री में जाने का रीजन यही है क्योंकि अशोक ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी, ठीक है। इन्होंने अपने 2 बच्चों को, संघमित्र और महेंद्र को, कहाँ पर बुद्धिज्म जो है उसको स्प्रेड करने के लिए, मैसेज डिलीवर करने के लिए श्रीलंका भी भेजा। इन्होंने बहुत जगह जगह पर स्तूप बनाए, आर्किटेक्चर क्रिएट किया, और उसके ऊपर इन्होंने मैसेज भी लिखवाए बुद्ध के, ठीक है, मतलब बुद्ध के जो मैसेजेस थे, उसने अपनी जो लाइफ में जो चीजें अचीव की है, जो लाइफ में जो भी फेलियर, सक्सेस, हर चीज जितनी भी उसने लाइफ में, जितने उसके एक्सपीरियंसेस थे, वो भी उसने इनके ऊपर लिखे हैं, ठीक है। और उसी के थ्रू हमें बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, ठीक है। अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, इतने सारे जगह पे मिला, और यही कारण था कि जब विपस्सना एक्चुअल में हमारे इंडिया से मिस हो चुकी थी, ठीक है, तो हमने म्यांमार से उसे लिया, ठीक है, वहां के गुरु ने उसे हाँ उसी एकदम प्योर फॉर्म में यहाँ पर भेजा, ठीक है। ये तो साइड की बातें हो गई, किसी दिन बैठ के इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सिमिलरली जैनिज्म को भी सपोर्ट किया गया, जैनिज्म को ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन जो होते हैं इन्होंने सपोर्ट किया। यही रीजन है कि जब आप आज के इसमें देखेंगे, जैन लोग जो बहुत ज्यादा मतलब बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वही लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वही जैन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो ग्रुप था ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन का, तो उन्होंने सपोर्ट किया जैनिज्म को, ठीक है। जैनिज्म भी पॉपुलर हुआ, स्प्रेड किया गया, मतलब उड़ीसा इन द ईस्ट, राजस्थान, गुजरात वेस्ट में, ठीक है, साउथ में देखे तो कर्नाटका तक के फैला। इसकी लैंग्वेज प्राकृत थी, और ये भी इजीली समझ जाने वाली लैंग्वेज थी, हर एक इंसान को डिलीवर हो सकती थी। तो जैनिज्म भी इस तरीके से फैला।
रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अच्छा, रीजन वो तो स्प्रेड था ना, ठीक है, वो तो देख लिया कि कहाँ कहाँ किस तरीके से फैला, अब इसके रीजन बिहाइंड तो सेम रीजन होंगे भाई कि ये क्यों मतलब पॉपुलर हुआ। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल, पीजेंट, ट्रेडर, क्राफ्ट्समैन, बिकॉज दे वर वेरी इजी टू प्रैक्टिस। अनलाइक वैदिक रिलीजन, दे हैड नो कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव रिचुअल एंड सेरेमनीज। ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि हमारे ब्राह्मण इसमें जब जाए तो वो बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है कि भाई पहले यज्ञ करवाने के लिए आप इतने इतने सामान लेके आइए और फिर उसके बाद में ऐसा कोई भी चीज हो। इसके ऊपर से मैं मुझे एक स्टोरी याद आई, मैं आपको बताऊंगी। गौतम बुद्ध के टाइम की ही एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके फादर की डेथ हो गई है। अब उसके फादर की डेथ हो गई है तो वो जाता है गौतम बुद्ध के पास में। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई मेरे पिता की डेथ हो गई है, तो जो भी रीति रिवाज वगैरह होते हैं जो ब्राह्मण कराते हैं, तो आप मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा पाठ, ठीक है। अब बुद्ध कह रहे हैं कि भाई पूजा पाठ कराने से क्या, वो इंसान तो चला ही गया है, क्या ही होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे जो पिता है वो स्वर्ग में जाए, वो वहां पर उनको अच्छी लग्जीरियस लाइफ मिले, मतलब आफ्टर दैट जो है, वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है, तो वहां जाने के लिए आप कोई अच्छी खासी पूजा पाठ कराए ताकि मेरे पिता को खुशी हो और वो वहां पर उनकी जो आत्मा है वो उसको भी शांति मिले। अब गौतम बुद्ध जो है वो उसे समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अब ढोंग है, ऊपर कुछ भी करे। तो उस व्यक्ति को क्या लगता था कि मतलब करवाना तो पूजा पाठ किसी न किसी से है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, बुद्ध है, तो वो बुद्ध से ही कराना चाहता था, ना कि किसी और दूसरे ब्राह्मण से, ठीक है। मतलब दूसरे व्यक्ति से मैं ये बोल दूं कि वैदिक रिलीजन से नहीं कराना चाहता था, वो बुद्ध को ज्यादा मानता है, बुद्ध से। अब बुद्ध उस इंसान को वहां पर नहीं समझा सकते, क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के मोह में है, पिता की मुक्ति के लिए काम करना चाह रहा है, तो वो नहीं समझा सकते। तो उन्होंने क्या किया, उससे कहा कि ठीक है, तू जा, इतना इतना सामान लेकर के आ जा। वो दो घड़े बुलाते हैं, दो घड़े के साथ में एक में वो रेत बुलाते हैं, एक में पत्थर बुलाते हैं, नहीं सॉरी, एक में कुछ ऑयल बुलाते हैं, राइट, मे बी ऑयल होता है, और एक में पत्थर वगैरह कुछ होते हैं। तो वो कहते हैं लेकर के आ जा। अब वो थोड़े बहुत उसके सामने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि अब पानी में ले जा करके उसको फोड़ दे, ठीक है। तो वो फोड़ देता है, वो कहते हैं कि तेल तो ऊपर तैर करके आ गया लेकिन पत्थर जो है वो नीचे बैठ गए, इसका मतलब तेरे पिता जो है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो वो कहता है ये कैसा लॉजिक हुआ, तेल जो है वो ऑयल है, वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, ठीक है, नदी में जाके, और पत्थर का वजन बहुत भारी है, इसका मतलब वो तो नीचे ही जाएगा। तो वो बुद्ध कहते हैं कि जब पत्थर ऊपर तैर करके आ जाएगा और वो तैरने लगेगा तेल के जैसे फ्लोट होगा, तब तुम्हारे पिता जो है वो स्वर्ग में लग्जीरियस लाइफ जो है उसे मिल जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता है। तो वो कहते हैं, वो समझाता है, वो व्यक्ति बुद्ध को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो पत्थर है वो हैवी वेट है तो वो नीचे ही जाएगा, वो तैरेगा नहीं। तो फिर बुद्ध समझाते हैं उसे कि बिल्कुल जो आपके कर्म होते हैं, ठीक है, आपके जो कर्मा है, जो आपने जिंदा रहते हुए करे, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ जाएंगे। अब आप खत्म हो चुके हैं, आपकी डेथ हो चुकी है, फिर कोई और कुछ भी कितना ही करा है तो वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्वर्ग नर्क जहाँ पे भी जाना है तो जब तक जिंदा है अच्छे कर्म करिए और अच्छी जगह पर सीट बुक करवा लीजिए, ओके। तो ये डिफरेंस था वैदिक रिलीजन में और बुद्ध केस में। तो इनके जो मतलब टेक्निक्स थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, एक्सपेंसिव रिचुअल्स नहीं थे, ना कोई एक्सपेंसिव सेरेमनीज थी, एकदम सिंपल टेक्निक से आप उसको समझा सकते हो। जैसे उस लेडी को समझाया था उसी तरीके से एक व्यक्ति को भी समझा दिया। बोथ प्रेज्ड इन पाली एंड प्राकृत, ये जो इनकी जो लैंग्वेज थी, जो कॉमन लैंग्वेज थी लोगों को बताने के लिए, तो जो नॉर्मल पीपल थे वो पाली और जो प्राकृत है वो जानते थे, ठीक है। संस्कृत के कंपैरिजन में वो पाली और प्राकृत जानते थे और ये दोनों अपने मैसेजेस को पाली और प्राकृत में ही एक्सप्लेन किया करते थे। Both these religions were open to all people irrespective of their word. These must have been appreciated by lower caste who face discrimination and inequality in social and religious life. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। और जब हमने बात कर ली कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है तो हम यहाँ पे मेल फीमेल, वर्ण, अमीर गरीब, ये सारी बात जो है वो व्यर्थ है, वो कर ही नहीं सकते, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आज का जो लेसन है, आज का जो चैप्टर है वो स्पिरिचुअल ज्यादा हो चुका है, चैप्टर ना हो करके आई थिंक एक क्या कहना चाहिए, नहीं, प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप भागवत कथा सुनने जाते हो तो मैंने भी आपको उसी तरीके का एक लंबा सा लेक्चर दे चुकी हूँ,
Buddhism opens its door for women. Women could join Buddhist संघ. जो बुद्धिज्म था वहां पर जो लेडीज है वो भी ज्वाइन कर सकती थी. वहां पे वुमेन्स के लिए भी गेट ओपन थे. ठीक है. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो बिकम पॉपुलर बिकॉज दे emphasized ऑन नॉन वायलेंस एंड द सेंसिटी ऑफ एनिमल लाइफ. ठीक है. अब इनके ऊपर क्या था, क्योंकि ये जो है नॉन वायलेंस अहिंसक थे, ये किसी तरीके की हिंसा चाहते ही नहीं थे. और आपको याद हो तो जो वैदिक रिलीजन है वहां पर बलि नाम की एक प्रथा भी थी जहां पर जानवरों को शहीद किया जाता था. ठीक है. उन्हें खत्म किया जाता था और यहाँ पर उनके लिए भी प्रेम जो है वो क्रिएट किया जा रहा था. एनिमल लव को भी फैलाया जा रहा था. Buddhism became popular because they got support of powerful king like Ashok and Kanishk. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अशोक ने तो भाई बुद्धिज्म को इतना मतलब वर्ल्ड वाइड फैलाया भी था. तो इन लोगों को पॉपुलैरिटी इसलिए भी मिली क्योंकि मतलब इनको बहुत सारे बड़े बड़े जो किंग है उनका सपोर्ट भी था. ये उनको भूमि देते थे, उनके आश्रमों को डोनेट करते थे, बहुत सारे इनको टैक्स फ्री रखते थे. तो इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं वो लोग करते थे, तो इसलिए भी उनको और बढ़ावा मिला. Jainism discarded Sanskrit, which was language of the Brahman. They adopted Prakrit to preach their teaching. As a result, the Prakrit language and literature became more enriched. जो ब्राह्मण थे उनकी तो संस्कृत लैंग्वेज थी जो कि लोगों को समझने के लिए मतलब सफिशिएंट नहीं थी. तो जैनों ने प्राकृत में समझाया और ठीक है जो बुद्धिज्म थे उन्होंने उन्हें पाली में एक्सप्लेन किया. और पाली और प्राकृत जो है वो दोनों ही लैंग्वेज लोगों के लिए इजीली अंडरस्टेबल थी. और जो प्राकृत लैंग्वेज है मतलब जो जैनिज्म है, हमें पता है कि जो फर्स्ट जो ग्रामर है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रामर जो बनी हुई है वो प्राकृत लैंग्वेज से ही बनी हुई है. ठीक है. द जैनिज्म कंपोज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन अपभ्रंश. ठीक है. उन्होंने अपभ्रंश में भी बहुत काम किया और अपभ्रंश एंड प्रिपेयर्ड इट्स फर्स्ट ग्रामर, क्योंकि अपभ्रंश से ही जो हमारी व्याकरण कहते हैं हम लोग जो ग्रामर आती है तो वो भी अपभ्रंश से ही जो है वो जनरेट की गई. ठीक है. तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट्स थे जिसके थ्रू मतलब हम लोगों ने समझा कि जैनिज्म और बौद्धिज्म को इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलैरिटी मिली. अगर आप बात करें इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में या आर्किटेक्चर के बारे में तो हमें पता है कि हमने संघ के ऊपर बात की थी, राइट. क्योंकि संघ जहाँ पर लोग अपने घर जो है फैसिलिटीज है, कंफर्टेबल जोन है, उसको छोड़ करके वो यहाँ पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर जो इनके मतलब जो आर्ट है तो वो इसलिए देखने को मिला क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अशोक जो है जब वो एक स्थान से दूसरी जगह पर जाता था तो वो मैसेजेस को डिलीवर करता था. ठीक है. तो वो बड़े बड़े स्तंभ बनाता था, बिल्डिंग्स बनाता था, वहां पर रिटर्न फॉर्म में इन सारी डिटेल्स को रखता था कि उसके जो लाइफ एक्सपीरियंस थे, जो बुद्ध के मैसेजेस थे, जो उसके खुद के पर्सनल मैसेजेस थे, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर रखता था. इन द फील्ड ऑफ आर्ट ब्यूटीफुल एंड मैसिव इमेज ऑफ जैन तीर्थकर वर स्कल्प्टेड आउट ऑफ द स्टोन इन कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जो जैनिज्म है उनके बहुत सारे स्कल्पचर जो है वो मिले हुए, ड्राइंग किए हुए. ठीक है. जब आप आर्किटेक्चर में पढ़ते तो कहता है ना कि बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स मिली है, तो जैन धर्म की भी हमें या जैन रिलीजन की भी हमें वहाँ पे जैनिज्म की बहुत सारी चीजें मिली है कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी. ठीक है. जिनमें इनके जैन तीर्थकरों के बारे में है, जिसमें उनकी क्या कहना चाहिए मूर्तियां बनी हुई हैं. ठीक है. बुद्धिस्ट यूज्ड पाली लैंग्वेज फॉर देयर राइटिंग. बुद्धिस्ट प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ लिटरेचर. जो बुद्धिज्म है तो अगर हम इसके जो स्कल्पचर है उसके लिए मैंने अशोक का भी बता दिया और जैन का भी हो गया, राइट. दोनों हो गए. ओके. अगर हम लैंग्वेज के ऊपर बात करें तो इन्होंने क्या पाली लैंग्वेज के ऊपर मतलब पाली लैंग्वेज में इनकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो पाली लैंग्वेज में रखी और इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी, 3 लिटरेचर्स भी दिए, है ना. त्रिपीटक, विनय पीटक, सुत्त पीटक, है ना. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि आगे चल के शायद आपसे मतलब एग्जाम में पूछा जा सके कि त्रिपीटक, विनय पीटक और सुत्त पीटक जो है वो किससे बिलोंग करती है. द फर्स्ट कंटेंट of teachings of Buddha. The second deals with the ritual to be observed by member and of the Sangha, and the third present of philosophy of Dhamma, a discussion of Buddha's teaching. और ये जो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड जो है इसके ऊपर मतलब जो 3 टाइप के लिटरेचर इन्होंने लिखे हैं. तो फर्स्ट लिटरेचर में क्या था कि जितनी भी टेक्निक्स थी, है ना, द फर्स्ट कंटेंट ऑफ टेक्निक्स ऑफ बुद्ध, जितनी भी टेक्निक्स थी, ठीक है, मतलब कंटेंट जो टीचिंग की टेक्निक्स थी, जितने भी कंटेंट्स थे वो उसमें रखे हुए थे. ठीक है. फर्स्ट कंटेंट ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्ध, राइट. तो जितनी भी टीचिंग्स थी बुद्ध की, जो टेक्निक्स थी, ठीक है, वो टेक्निक
ही पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। जो टीचिंग वाला वर्ड है ना, तो मैं उसको एज अ टेक्निक ही यूज कर रही हूँ कि जो भी उनकी टेक्निक थी पढ़ाने की, टीचिंग की, तो वो चीजें वहां पर लिखी हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट कंटेंट द टीचिंग ऑफ बुद्ध, और जो सेकेंड लिटरेचर था उसमें क्या था, डील्स विद द रूल टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर्स ऑफ द संघ, कि जितने भी संघ के मेंबर्स है तो वो उससे किस तरीके से डील करे, तो वो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए थे। और जो थर्ड लिटरेचर था तो उसमें था फिलोसफी ऑफ धम्म, जो भी धम्म की फिलोसफीज थी, जो भी डिस्कशन थे बुद्धा की टीचिंग के ऊपर, वो यहाँ पर थे, ठीक है। टीचिंग और टेक्निक, मैं पर्सनली उसको टेक्निक ही वो करूंगी, क्योंकि जो टीचिंग का तरीका है वो आपकी एक तरीके से टेक्निक ही होती है। और जो राइटिंग्स थी, जो लैंग्वेजेस थे, तो जो भी उनकी बुक्स लिखी थी तो वो कौन कौन सी थी, त्रिपिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ओके, तो तीनों लिटरेचर्स भी हो गए। फिर उसके बाद में अगर हम आर्ट और कल्चर में अगर बात करें, बुद्धिज्म के ऊपर, जैनिज्म के ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो बुद्धिज्म होते हैं ये प्लेस टू प्लेस जाते थे, राइट, ठीक है। मोनेस्ट्रीज के ऊपर बात कर रहे हैं, मोनेस्टरीज, राइट, ओके। तो प्लेस टू प्लेस जब आप जाते हो तो आपको बीच में रहने के लिए, सपोज अगर कोई रेनी सीजन आ रहा है तो आपको रहने के लिए कोई ना कोई प्लेस की नीड पड़ेगी। तो जब ऐसे कोई प्लेसेस जहाँ पर वो रहते थे, जो उनका शेल्टर होता था, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो उसको ही हमने मोनेस्ट्रीज में रखा, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो होती थी वो। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते थे, मतलब रूम्स बिल्ड किए हुए हैं, ये लकड़ी के हुआ करते थे पहले, फिर उसके बाद में ईटा के बनने लगे, ब्रिक्स के बनने लगे, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में। तो इस तरीके से इसमें धीरे धीरे अपडेट भी होते रहे। अ वेरी यूनिक contribution of Buddhism to art and architecture in the Buddhist monasteries. The Buddhist monk went from place to place spreading the message of Buddhism. Monasteries were built by their supporter where they could take shelter, especially during the rainy season. These monasteries were called विहार। अब ये जो monasteries हुआ करती थी तो इसी को हमने विहार कहा, और इन्हीं विहार में ये लोग शरण लेते थे, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब इन्हें वहां रहना होता था, सपोज, क्योंकि नॉर्मली तो ये लोग विजिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन जब बारिश वाला सीजन हो जाता है तो इन्हें रहने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह जगह लगती है, राइट। तो इन्हीं को हमने क्या कहा, विहार कहा। अब ये जो विहार होते थे तो ये पहले तो लकड़ियों के बने हुए थे, लेकिन उसके बाद में ये ईंट के भी बनने शुरू हो गए। यहाँ पे अगर हम विहारों के बाद में बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे रूम बने हुए होते हैं, शेल्टर ऑफ मॉन्क्स, ठीक है। मतलब जो जितने भी मॉन्क्स हैं उनको रहने के लिए छोटे छोटे मतलब बने हुए हैं। और इसी के बाद में अगर आप आगे चल के बात करेंगे तो यहाँ पर ये मेडिटेट भी करते थे, ठीक है, मेडिटेशन एकदम पर्सनली अलग से बैठ करके, ठीक है। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड सम ऑफ देम लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला इन बिहार बिकेम फेमस रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। अब इनकी जो मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, जो बिहार है, तो ये बहुत बड़े सेंटर बने, और सेंटर किसके, लर्निंग, ठीक है, सेंटर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। मतलब जहां पर आपको इनकी टेक्निक्स को सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही करके आप एग्जांपल देख सकते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस रह चुकी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है ये बुद्धिज्म के टाइम की है, मतलब बुद्ध के टाइम वाली जो उनके मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए बनाई गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा भी देना शुरू की। Buddhism also felt its mark on art. The Greek and sculpture Indian worked together to create a new kind of art in northwest frontier of India, which became famous as the गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट। मतलब इन्होंने आर्ट में भी बहुत सारा किया, और इन्हीं का जो एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो बना हुआ है इंडिया के, तो उसी को हमने मतलब उसको हम एज अ गांधार जो है स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें इनका अच्छा खासा रोल प्ले किया गया है। The images of Buddha had Greek feature and Greek hairstyle. Later Buddhists made स्तूप with content relic of बुद्ध। स्तूप के बारे में अगर मैं बता दूं तो स्तूप जो है हमको पढ़ने में बहुत अच्छे से डिटेल में मिलेगा जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक ने जैसे जैसे वो स्प्रेड कर रहा था मैसेजेस को, तो उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, और उसी एक बिल्डिंग में आता है स्तूप, ठीक है। और स्तूप आपको आज की डेट में सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, और वो भी कौन सा, नालंदा सांची का स्तूप, ठीक है, जो कि एमपी में है, राइट। स्तूप देखने को मिलेगा, एंड वी आर वेरी लकी कि सांची का स्तूप हमारे एमपी में है, ठीक है। उसके बाद में भी हमने नहीं देखा है। ओके, तो ये सारी डिटेल थी।
ये सारी डिटेल स्तूप के बारे में थी। अब जो स्तूप है तो वहाँ पर जो पाद बने हुए हैं, तो जितने भी डिवोटीज होते हैं, जो भी इस धर्म को मानते हैं, जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध, तो यहाँ पर जो पाद बना हुआ है तो इनके ऊपर मतलब इसके पाद के ऊपर घूम करके राउंड लगा करके, तो ये उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर घूम के प्रेयर करते हैं। और सम स्तूप लाइक सिद्ध सांची स्तूप हैव बिकम द वर्ल्ड फेमस स्तूप, ठीक है, जो सांची का स्तूप है वो वर्ल्ड का फेमस स्तूप है, क्योंकि जहाँ तक है वो कुछ ही बचे हुए हैं जो इंडिया में है। द बुद्धिस्ट ऑल्सो क्रिएटेड चैत्याज एंड क्या प्रेयर हॉल। These are large hall often built of brick and timber। अब ये जो है, ये क्या है, ऐसे बड़े बड़े हॉल है जहाँ पर साथ में मिलकर के ग्रुप मेडिटेशन किया जा सकता है या ग्रुप प्रेयर की जा सकती है। मतलब बहुत सारे लोग जो है एक साथ में बैठ करके ना चैत्यज में, मतलब एक साथ बैठ करके आप प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। जिस तरीके से हमने बिहार में छोटे छोटे हॉल्स देखे थे, और उन हॉल में मतलब छोटे छोटे रूम जहाँ पर वो पर्सनली एक एक करके रह रहे हैं, और इन हॉल में क्या होते थे, इन चैत्स में या प्रेयर हॉल में जहाँ पे एक साथ में बैठ के मेडिटेशन हो रहा है और प्रेयर हो रहे हैं। तो आई थिंक, मैं उम्मीद करती हूँ, सॉरी आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किस तरीके से गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी हैं, इनके फॉलोअर्स बढ़े, और किस तरीके से जैनिज्म आया, बौद्धिज्म आया, ठीक है, और अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप के मन में, आपके दिमाग में कोई डाउट बचा हुआ है, पेंडिंग है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हम उस डाउट को कोशिश करेंगे कि क्लियर कर ले।